बस यही हरकतें मत करो तुम क्लास में। अब देख लेना इनसे। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था केपी एंड केसी की कैलकुलेशन, जब हमें इनिशियल अमाउंट्स गिवन हो क्वेश्चन में, तो दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से फाइंड किया था। अब उसमें हमने लास्ट में क्वेश्चंस किए थे, मतलब उसमें वो सबको क्लियर है। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें। और ये जो मैं दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं ये भी इजी से हैं, लेकिन समझना बस ध्यान से। तो लिख लें सॉलिड अमोनियम बाइसल्फाइड, सॉलिड अमोनियम बाइसल्फाइड, सॉलिड अमोनियम बाइसल्फाइड is taken in a closed vessel, is taken in a closed vessel in which ammonia gas, in which ammonia gas is already present, in which ammonia gas is already present at 0.5 atm pressure, at 0.5 atm pressure. If total pressure at equilibrium, if total pressure at equilibrium, total pressure at equilibrium is 0.9 atm, is 0.9 atm, find kp, find kp। और रिएक्शन लिख लें बोर्ड पर से। और अमोनियम बाइसल्फाइड क्या है? NH4HS। इसका नेम फॉर्मूला भी ध्यान रखना, अमोनियम बाइसल्फाइड। और रिएक्शन तुम्हें लिख कर दी है, और इसका बोला है Kp फाइंड करें। अच्छा बता दो, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है या हेट्रोजीनियस? अच्छा, होमोजीनियस का मतलब तो क्या है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो, लेकिन बता यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें डिफरेंस क्या है? बता, यहाँ अमोनिया जो प्रोडक्ट है उसमें पढ़ो क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या लिखा है? अमोनिया इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट 0.5 atm प्रेशर। मतलब बता, जिसमें अमोनियम बाइसल्फाइड का डिसोसिएशन होगा उसमें बिना डिसोसिएशन के पहले से इनिशियली 0.5 atm प्रेशर ऑफ अमोनिया लिया हुआ है ना। मतलब बता, यहां पर अमोनिया बिफोर रिएक्शन प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर मेथड वही जो हमने किया लास्ट क्लास में। बता, सबसे पहले इनिशियल, अच्छा टोटल प्रेशर और प्रेशर है, तो बता सबसे पहली चीज एट इक्विलिब्रियम और इनिशियली लिखोगे ना। लेकिन बता, ये रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड। और बता, सॉलिड को कैलकुलेशन में यूज करते हैं क्या? तो बता, इसको डैश करो, मतलब रिएक्टेंट को यूज करना ही नहीं हमने, क्योंकि वो सॉलिड है। लेकिन बताओ, अमोनिया बिफोर रिएक्शन ऑलरेडी कितनी है?
0.5 ATM प्रेशर। अच्छा लेकिन जिस, ये ध्यान रखना, जिस प्रोडक्ट के लिए तुम्हें बोले बिफोर रिएक्शन लिया है उसी को लोगे, जिसके लिए ना बोले उसको जीरो मानोगे। तो H2S भी प्रोडक्ट है, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला वेसल में उसको पहले से लिया हुआ है, वो तो हमारी इच्छा है जिसको ले। तो H2S तो इनिशियली जीरो, देन मतलब वही एड इक्विलिब्रियम एक्स की टर्म में लिखोगे। अच्छा अमोनिया को क्या लिखूं बताओ, एक्स बढ़ेगा ना, और ये तो 0.5 या 0.5 प्लस एक्स ATM। अच्छा H2S जीरो में बढ़ेगा तो एक्स ATM। अब बता एक्स की वैल्यू कैसे लाओगे, और हमने बोल था जब भी इनिशियल प्रेशर का क्वेश्चन होगा हमेशा वो टोटल प्रेशर देकर ही एक्स लाएगा। तो बता टोटल प्रेशर लिख भी ले, क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस ओनली। तो बता 0.5 प्लस एक्स मतलब एक्स वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 या 0.2 ATM, 0.2 ATM। और बता दोनों के पार्शियल प्रेशर H2S और अमोनिया के मतलब हम एट इक्विलिब्रियम मिल गए ना, तो 0.7 और 0.2। और बता दोनों प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर आ गए तो केपी तो ला सकते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट तो जीरो है और उसका यूज करना ही नहीं है तो उसको छोड़े। तो बता अमोनिया का पार्शियल प्रेशर 0.7 इंटू H2S का पार्शियल प्रेशर 0.2, तो आंसर विल बी 0.14। तो बताइए मीनिंग क्लियर सबको, ये तो क्वेश्चन समझ में आया। यहां पर बस हमें यूज करना, तो ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन जो बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा आए कंपटीशन में आज तक, और ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तुम्हारा कंसेप्ट चेक हुआ, कैलकुलेशन नहीं करवानी थी उसको, मतलब कैलकुलेशन वाइज तो सबसे छोटा है जो लास्ट क्लास में हमने किए, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन को कि उसको यूज करना है नहीं, या ये इनिशियली प्रेशर, तो बता हमने इनिशियल मोल वाला क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में, किया था, तो बता आपके इनिशियल प्रेशर है उसकी जगह। एक और क्वेश्चन लिख लें, फाइंड टोटल प्रेशर, फाइंड टोटल प्रेशर of the reaction, total pressure at equilibrium, total pressure at equilibrium in the reaction, बोर्ड पर लिख लें, लिख लें NH4COO NH2 solid gives 2NH3 gas plus CO2 gas. NH4COO NH2 solid gives 2NH3 gas plus CO2 gas, और Kp की वैल्यू तुम्हें गिवन है आपके 4। तो बता जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसका उल्टा ही तो क्वेश्चन है, मतलब यहां पर Kp लाए थे, टोटल प्रेशर दिया था, आपके उल्टा कर दिया, लेकिन प्रोसीजर वही रहेगा। क्वेश्चन तो छोटा सा, अच्छा यहां पर भी रिएक्टेंट सॉलिड है तो उसको यूज करोगे क्या, डैश। अच्छा लेकिन अब के यहाँ पर अमोनिया और CO2 के लिए कुछ नहीं बोला तो क्या मानोगे, 0 0। अच्छा लेकिन एट इक्विलिब्रियम अमोनिया को x लिखोगे या 2x ATM, और CO2 को x ATM लिखोगे। अच्छा बता x लाने के लिए अगर तुम्हें x मिल जाए तो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर मिल जाएंगे, तो सम कर दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर या x लाने के लिए आपके तुम्हें क्या दे दिया, Kp। अभी तक तो टोटल प्रेशर दे रहा था लेकिन अब Kp दे दिया, तो भी बता मेथड तो वही, Kp क्या होता है बता, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट से। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर स्क्वायर इनटू HCO2 का पार्शियल प्रेशर पावर 1। अब बता Kp की वैल्यू में 4, तो 2 स्क्वायर 4, ये 1 ही रह गया, तो बता x क्यूब विल बी इक्वल टू 1। अब बता 1 का क्यूब रूट कितना होता है,
1 ही होता है, लेकिन बता ये आंसर है क्या? अभी ये तो क्या है, x की वैल्यू आई, और हमें तो क्या चाहिए, टोटल प्रेशर। तो उसके लिए बता इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर मिल गए ना, 2 atm और 1 atm, और इनका सम कर दोगे तो बता टोटल प्रेशर आ जाएगा ना। और टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी बता, यहां पर 3 atm, 2 + 1 करोगे तो आंसर विल बी 3 atm। तो बता मीनिंग क्लियर सबको ये? तो बता जितने तरह के क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूं मैंने सब बता दिए, चेंजेस मैंने कर दिए, और तुमने क्वेश्चंस कर भी लिए, सबको क्लियर है? और जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिए थे एक्सरसाइज के मॉड्यूल के, वो कर लिए? वो कर लिए होंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल से। लेकिन मैं बोल रहा हूं एक्सरसाइज 1, 2 और जो आज हम पढ़ लेंगे उसके बाद थर्ड भी कर लेना। लेकिन मतलब मेन चीज यहाँ पर ये क्वेश्चंस में मतलब जो केपी वाले क्वेश्चंस है उसमें हमने 2 तरह के क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें इनिशियल मोल भी गिवन थे या इनिशियल प्रेशर गिवन थे। तो बताइए मीनिंग क्लियर सबको ये? अब ये तो हमने पढ़ा न्यूमेरिकल पार्ट, इसका मेनली जो क्वेश्चन आता है। लेकिन अब इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, लिख लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी में जो लिखी होगी हेडिंग वो ये लिखी होगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। बट इनको समझाने के लिए ली शैटलियर ने अपना प्रिंसिपल दिया। तो एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो वहां पर डायरेक्ट ली शैटलियर्स प्रिंसिपल नहीं लिखी होगी हेडिंग, वहां लिखी होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। और इनको समझाने के लिए ली शैटलियर ने प्रिंसिपल दिया अपना। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल की जरूरत क्यों हुई वो हमें पता, बस उसकी हेडिंग ही है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग कि किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। मतलब इक्विलिब्रियम तुम बोलते थे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या बैकवर्ड शिफ्ट होता है। और सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट पता है, इसकी हेडिंग पढ़ो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है या ओनली इक्विलिब्रियम? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, लेकिन इक्विलिब्रियम सब पर डिपेंड करता है। प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर चेंज करूं, अब इसकी जरूरत क्या है पहले वो हमें बताओ। अच्छा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टाइम। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि किसी भी रिएक्शन की या प्रोसेस का इक्विलिब्रियम अगर आता है तो वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है उसकी। मोस्ट स्टेबल कंडीशन मतलब एक बार अगर इक्विलिब्रियम में आ गया कोई प्रोसेस तो उसकी टेंडेंसी होगी वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया हमने तो वो वापस इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो, नहीं करा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्टर्ब कर दिया तो वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आएगा। उसकी टेंडेंसी है कि वो डिस्टर्ब हुआ तो वापस आएगा। इसलिए बता, तुम पढ़ते हो ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर दोबारा से नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है। बोलो तो अब ये है क्या? ली शैटलियर प्रिंसिपल लिख लें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if a system if a system if a system at equilibrium if a system at equilibrium is disturbed, if a system at equilibrium is disturbed, then the equilibrium itself equilibrium itself shifts in that direction
itself shifts in that direction in which opposite effect of the changed condition occurs. Opposite effect of the changed condition occurs until the new equilibrium is established. Until the new equilibrium is established. Until the new equilibrium is established. अब ये जो लिखा दोबारा पढ़ो कि क्या लिखा है। अगर मतलब ये जो हम ली शेटलिस प्रिंसिपल यूज करेंगे मतलब ये किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल होगा या ओनली व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। ओनली व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम पर है और कोई कंडीशन चेंज करते हैं और कंडीशन हम 4 तरह की चेंज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनका क्या इफेक्ट होगा वो हमने समझाना है। और सबसे सिंपल चीज, किसी भी अब ये ऑपोजिट इफेक्ट हो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां वो प्रॉपर्टी थोड़ा कम हो जाए, या अगर कम कर दूं तो वहां शिफ्ट होगा जहां वो थोड़ा बढ़ जाए। मतलब ऑपोजिट इफेक्ट वाली डायरेक्शन में। फॉरवर्ड बैकवर्ड से मतलब नहीं है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। और ये बहुत इजी सा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जैसे मैं बताऊं वैसे ही सोचना। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स बाद में बोलते, पढ़ाने के पहले बोल रहा हूं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि तुम डायरेक्ट बताने की कोशिश करते हो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन कहां शिफ्ट होगा वो मत बताना, उसका ऑपोजिट इफेक्ट क्या होगा वो सोचना है हमने। वो अपने आप आएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो अब लिख लें फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने का क्या इफेक्ट होगा वो मैं बता रहा हूं। तो लिख लें फर्स्ट, जैसे बोलूं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, मैं अज्यूम करा। अच्छा, पहली चीज मतलब कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो हमने अभी न्यूमेरिकल में करा, सबसे पहले मतलब फिजिकल स्टेट देखोगे ना। अच्छा, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की, प्योर लिक्विड्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है क्या? तो बता, मैं अगर सॉलिड या प्योर लिक्विड को ऐड कर दूंगा उससे कंसंट्रेशन नहीं बदलेगी तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट आएगा क्या? तो यहां भी मेनली किसको देखना है? गैसेस को। तो अब जैसे बोलो सपोज ये कोई, सुनना बस ध्यान से मुझे बोलो, ये कोई रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है। अब मैं तुमसे बोलूं एट इक्विलिब्रियम मतलब कंसंट्रेशन इनकी वेरिएबल या कांस्टेंट, मतलब अभी एट इक्विलिब्रियम हर प्रॉपर्टी कांस्टेंट है ना। अब मैं बोल रहा हूं हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ा दी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वहां शिफ्ट होगा जहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाए, तभी तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा ना। रिएक्टेंट बढ़ाई हमने इक्विलिब्रियम पर तो वहां शिफ्ट होगा जहां रिएक्टेंट थोड़ा कम हो जाए, और रिएक्टेंट कम होने की एक ही कंडीशन है कि वो प्रोडक्ट में बदलने लग जाए। तो बता, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लग गया तो अपने आप कम हो जाएगी ना इसकी कंसंट्रेशन? बोलो। तो बता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाए, और कम होने के लिए बताओ कहां शिफ्ट होगा, या बैकवर्ड या फॉरवर्ड? तो बता, सबसे लास्ट में जाकर मैंने बोला फॉरवर्ड। पहले हमने सोचा इसका ऑपोजिट इफेक्ट क्या होगा, अब इसी तरह से इसका उल्टा सोचे हम। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम की हमने तो वहां शिफ्ट होगा जहां प्रोडक्ट थोड़ा बढ़े। अब प्रोडक्ट बढ़ने की एक ही कंडीशन है कि वो खुद फॉर्म होने लग जाए, तभी तो बढ़ेगी ना बता उसकी कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो फिर से कहां होएगा? फॉरवर्ड। तो सिंपल सा। तो बता, रिएक्टेंट बढ़ाने पर लिख ले या प्रोडक्ट कम करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बता, अब जैसे मैंने समझाया वो बताना, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं। अच्छा बताओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, अगर कम कर दूं तो बता वहां शिफ्ट होगा जहां रिएक्टेंट बढ़े, और बढ़ने के लिए उस रिएक्टेंट को ही फॉर्म करने लग जाओ, तो बता फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो बता अपने आप आएगा, हमें को रटना नहीं है। या इसकी जगह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, तो बता कहां शिफ्ट होगा, जहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाए, और कम होने के लिए क्या हो, रिएक्टेंट बनने लग जाए उससे, तो मतलब बता फिर से कहां शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ये कब तक शिफ्ट होते रहेंगे, जब तक कि इक्विलिब्रियम नया ना बन जाए। मतलब बता, पहले वाला इक्विलिब्रियम को ओल्ड इक्विलिब्रियम बोल दूं, जब दोबारा एस्टेब्लिश होगा तो उसको न्यू इक्विलिब्रियम बोल दूं, बोलो। तो बता, ओल्ड न्यू इक्विलिब्रियम बोलूं तो मीनिंग क्लियर है उसका, कि बिफोर चेंज ओल्ड इक्विलिब्रियम, आफ्टर चेंज न्यू इक्विलिब्रियम। अब तो बता, शॉर्ट में भी ध्यान रख सकते हो, तो बता कंक्लूजन कि रिएक्टेंट बढ़ाने पर या प्रोडक्ट कम करने पर कहां शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट बढ़ाने पर या प्रोडक्ट कम करने पर, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और प्रोडक्ट बढ़ाने पर या रिएक्टेंट कम करने पर बैकवर्ड। अब मैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं, तो लिख लेना एज इट इज बोर्ड पर से, और मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं वो भी मैं लिख रहा हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन बोला, लिख लें, C प्लस CO2 गिव्स 2CO, ये रिएक्शन है, और तुम्हें बोला है एट इक्विलिब्रियम, मतलब बता इक्विलिब्रियम था तब तो सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अब मैंने बोला ओनली एक क्वेश्चन पूछेगा तीनों में से कोई, एट इक्विलिब्रियम CO2 इज एडेड, CO2 को ऐड किया, तो बता CO2 को ऐड करा तो जिसको ऐड कर रहे हो सबसे पहले फिजिकल स्टेट चेक करना कि उसका इफेक्ट होगा भी या नहीं। अब बता ये क्या है, गैस, और बता गैस को जब ऐड करोगे तो उसके मोल बढ़ेंगे ना, और मोल बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो बता गैस को मिला रहे हो तो बताओ गैस CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अच्छा, CO2 रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड, तो बता इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो बता कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन वही मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, बढ़ेगी ना, बता प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा, मतलब CO की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अच्छा बता, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करोगे तो पहले बता फिजिकल स्टेट चेक करो, क्या है फिर से, गैस, तो बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करने से कंसंट्रेशन कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो लेकिन ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो बता कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो बता बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो बता मीनिंग क्लियर सबको ये। अब मुझे बता दो, कार्बन को ऐड करूंगा तो कहां शिफ्ट होगा, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड, सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज होती है क्या, इसीलिए तो हम उसका एक्टिव मास 1 लेते हैं, लेकिन रीजन तो क्या बोलेंगे, सॉलिड की कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। और बता जब हमने कार्बन सॉलिड को मिलाया उससे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम चेंज ही नहीं हुई, तो बता इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा क्या, इक्विलिब्रियम पर कोई प्रॉपर्टी बदली नहीं, जबकि इन दोनों से तो बदली थी ना इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो यहां पर तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो बता अब यहां पर ये क्लियर है सबको, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पूछे
तो सिंपल सा क्या देखोगे, सबसे पहले जिसको मिला रहे हो उसकी फिजिकल स्टेट। अच्छा इसी में मैं उल्टा कर दूं, सुन लो क्वेश्चन। मैं इसी में बोलता, एट इक्विलिब्रियम सम पार्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड is removed, some part of carbon monoxide is removed। तो पहले बता मीनिंग क्या, वो बताओ। रिमूव करा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी ना आपके, अब प्रोडक्ट की कम हुई तो उसी को बनाना पड़ेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिंपल सा। अब लिख ले सेकंड, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। और इसमें लिख लें टू प्रेडिक्ट द to predict the effect of to predict the effect of temperature, to predict the effect of temperature, we have to check that the given reaction is endothermic or exothermic, given reaction is endothermic or exothermic, given reaction is एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। मतलब बताओ यहां भी इक्विलिब्रियम पर भी हमें टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेडिक्ट करना है, तो सबसे पहले रिएक्शन एक्सो है या एंडोथर्मिक है वही चेक करेंगे। क्यों करेंगे भी समझाऊंगा। मतलब यही चीज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था, तब भी यही बताया था कि एक्सो एंडो के लिए बताया था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो एक्सो एंडो चेक करा था, वहां रीजन था साइन ऑफ डेल्टा चाहिए था। यहां क्यों देखते हैं उसको मैं समझाऊंगा, उसके पहले मीनिंग ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। अच्छा यहां पर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो बता बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों होती है ना, लेकिन मैं तुमसे बोलूं कोई, जैसे सपोज यही रिएक्शन is exothermic, this reaction is exothermic, तो इसका मीनिंग बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो मानोगे या बैकवर्ड। और ये हमने बोलता कुछ डायरेक्शन ना बताए तो हमेशा फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में, तो ये ध्यान रखना एक्सो एंडो बोले अगर रिएक्शन रिवर्सिबल भी तो हमेशा फॉरवर्ड को एक्सो एंडो मानोगे, मतलब डेल्टा एच का साइन हमेशा फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में बताते हैं। इसलिए बताओ अब ये मैंने क्यों बोला कि ये रिएक्शन एक्सो है तो फॉरवर्ड एक्सो है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट जो ज्यादा सोच लेते हैं उनको क्या लगता है कि फॉरवर्ड एक्सो है तो हमने तो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा बैकवर्ड एंडो होगी, फिर ये तो एक्सो एंडो दोनों है। लेकिन बता तुम्हें कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो पहले होती तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही है ना, तो हमेशा डायरेक्शन कौन सी मानोगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड को नहीं सोचोगे उसमें। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब फॉरवर्ड एक्सो है। अब जैसे मैं बोलूं इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये समझना ध्यान से कि ये रिएक्शन ए गिव्स बी इज एंडोथर्मिक, तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब यहां पर हीट क्यों चेक करते हैं उसके पहले एक चीज, यहां पर सारी चीज समझाएगी अब थर्मोकेमिस्ट्री। जो वहां पर हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मीनिंग पढ़ा और रिप्रेजेंटेशन कि तुम कैसे पहचानते हो कि रिएक्शन एक्सो एंडो वो बस। अच्छा बता एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है कम रिलीज करता है ना, मतलब नेट ज्यादा ओवरऑल ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट, और बता रिएक्टेंट नेट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए ओवरऑल डेल्टा एच या हीट बता रिएक्टेंट साइड ऐड करते हो ना पहले, फिर इसको प्रोडक्ट साइड लेकर जाते तो माइनस डी हीट लिखते थे, लेकिन यहां पर कौन ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बता उसके अकॉर्डिंग
तो ये हमें समझाएगा। अब बता, अभी मैं तुमसे बोलूं ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है, मतलब ओल्ड इक्विलिब्रियम बोल दो उसको, अभी ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है। तो बता इक्विलिब्रियम का मतलब हर प्रॉपर्टी इसकी कांस्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है और हीट ऑफ द सिस्टम भी कांस्टेंट है। अभी हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, अभी पहले मीनिंग बता रहा हूं इक्विलिब्रियम का कि हीट ऑफ द सिस्टम अभी कांस्टेंट है। अब मैं तुमसे बोलूं हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम क्या बोलेंगे, हीटिंग करा हमने इसकी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना तो सिंपली क्या करो, हीट कर दो। तो सिंपल सा वो डायरेक्ट भी बोल देता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, या बोल देगा ऑन हीटिंग। तो ऑन हीटिंग बोले, बोर्ड पर देख ले, तो बता ऑन हीटिंग मैं बोलूं या टेम्परेचर इंक्रीज बोलूं, बात एक ही है। तो मुझे बता दो अगर मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बता हीट ऑफ द सिस्टम वही रहेगी या बढ़ेगी, मतलब बता ओल्ड इक्विलिब्रियम पर जितनी हीट थी उससे ज्यादा हीट होगी ना टेम्परेचर बढ़ाने पर, बोलो। तो बता प्रॉपर्टी कौन सी चेंज हुई एट इक्विलिब्रियम, हीट। बता हीट तो पहले कांस्टेंट थी ना, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से हीट ऑफ द सिस्टम कम हुई या बढ़ गई, और बता हीट बढ़ गई इक्विलिब्रियम वाली तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन बदल दी ना तुमने। अब के कौन सी बदली, हीट, और हीट बदली कैसे, टेम्परेचर बढ़ाकर। तो बता इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अब ली शैटलियर काम आएगा, कहां जाएगा उसके लिए, तो बता हमने क्या बोला कि हीट बढ़ी है तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होना चाहिए। तो बता हीट बढ़ी है तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां हीट थोड़ा यूज हो जाए, मतलब यूज होगी तो अपने आप कम हो जाएगी ना। अब बता यूज होने के लिए इधर शिफ्ट हो, क्योंकि बता एंडोथर्मिक में ही तो एब्जॉर्ब होगी ना बढ़ी हुई हीट। अगर बता बैकवर्ड शिफ्ट हो गए तो वो तो एक्सो है, वो तो और रिलीज कर देगा हीट, फिर तो और बढ़ जाएगी हीट। तो बता किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बोलो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये समझ में आया सबको ये, क्योंकि अब फॉरवर्ड ही शिफ्ट क्यों हुआ, बिकॉज बता टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां हीट कैन बी यूज्ड, यूज्ड मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाए बढ़ी हुई हीट, और एब्जॉर्ब तो किसमें होती है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, इसलिए फॉरवर्ड चला गया वो। या सिंपल से एक चीज बोल रहा हूं, आंसर लाने के लिए बता रहा हूं मैं कि जो मैं बोल रहा हूं वैसे तो वो रॉन्ग है, लेकिन हमें आंसर आएगा। मतलब यहां पर इस हीट को मैं अभी रिएक्टेंट मान लू, है नहीं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो ए ही है, लेकिन मान ले क्योंकि रिएक्टेंट साइड ऐड करी ना हमने तो रिएक्टेंट है। तो बता टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट बढ़ी ना, मतलब किसको बढ़ाया तुमने, रिएक्टेंट को, और रिएक्टेंट बढ़ाया तो कहां जाएगा, सिंपल सा। तो मीनिंग क्लियर सबको ये, तो रिप्रेजेंटेशन ही हमारा आंसर लाएगा, मीनिंग क्लियर सबको ये। अब ये तो हमने बोला सिंपल सा कि हीट रिएक्टेंट मान ले हम, तो वैसे तो गलत है हमने बोला, लेकिन वो मान लो आंसर लाने के लिए। तो हीट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बढ़ाया तो फॉरवर्ड जाएगा तभी कम होगा रिएक्टेंट, या इसी को मैं दूसरी तरह से अब, लेकिन इसकी जगह अगर मान लो रिएक्शन एंडोथर्मिक की जगह एक्सोथर्मिक हो, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो अब ध्यान से देखना ये भी, फिर एक साथ लिख लेना रिएक्शन। अब ये तुम समझाओगे, इसके अकॉर्डिंग मत बोलना, इसको देख के मत बताना, आंसर तो पता है इसका उल्टा होना है, लेकिन वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहां पर समझना बस ध्यान से। ये रिएक्शन ए गिव्स बी इज एक्सोथर्मिक, पहले तो मुझे मीनिंग बता दो, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसका मतलब फॉरवर्ड एक्सो है या बैकवर्ड, बता एक्सो एंडो बोले रिएक्शन है तो हमेशा फॉरवर्ड, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अच्छा बताओ एक्सोथर्मिक में हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, नेट ज्यादा रिलीज होती है, और रिलीज होती है तो बता रिएक्टेंट में से हीट ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट, लेकिन मतलब प्रोडक्ट साइड लिखोगे तो ऐड हो जाएगी। तो बता अब यहां मुझे बता दो हीट रिएक्टेंट हुई या प्रोडक्ट। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा
तो हीट ऑफ द सिस्टम कम होगी आपके या बढ़ेगी? और बता, बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, और वहां शिफ्ट होगा एग्जैक्टली तो जहां हीट कैन बी यूज्ड। तो बता आपके फॉरवर्ड या बैकवर्ड है? क्योंकि बता बैकवर्ड ही तो है एंडो, एंडोथर्मिक तो बैकवर्ड है, और बैकवर्ड है तो कहां शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड। एंडोथर्मिक में तो यूज होगी ना, बता फॉरवर्ड चला गया तो और रिलीज कर देगा वो हीट, या सिंपल सा प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो ना, तो कहां जाएगा? बैकवर्ड। लिख लो। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब एक ये तो मैंने पूरा समझा है, समझा के कि कैसे हमने लाना है ली शैटलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा। उसके लिए सबसे पहले बताओ क्या चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तभी तो बता कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ला पाए। लेकिन बता ऑब्जेक्टिव में अगर हमने इतना सारा करा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पर हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसका शॉर्ट में कंक्लूजन जरूर पढ़ेंगे फैक्टर का, और ये कंक्लूजन तुम्हें याद है तो ही हम सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे। अब कैसे? बोर्ड पर देखो जो हमने लिखा अभी फर्स्ट वाला, बोर्ड पर देख ले, लिख भी लेना एक साथ जब मैं बोला टेम्परेचर बढ़ाने पर। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम ऑलवेज ऑलवेज शिफ्ट होता है इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ऑलवेज शिफ्ट होता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन, रिएक्शन नहीं लिखा है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। चेक कर, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक थी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। मैंने बोला ये कभी याद मत रखना वरना यही रॉन्ग करवाएंगे तुम्हारा क्वेश्चन। मैंने बोला ही नहीं, वहां पर लिखा ही नहीं है फॉरवर्ड बैकवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाने पर कहां गया? फॉरवर्ड। अच्छा फॉरवर्ड ही क्यों गया? कि बढ़ी हुई हीट यूज किसमें होती है? एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन ही यहां फॉरवर्ड थी। एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड गया ना, क्यों गया? बता, वही तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन थी। तो बता पहली चीज तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन का मतलब क्या है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या ये कुछ भी हो सकती है। तो बस ये याद रखो ना, सिंपल कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। डायरेक्शन बोल रहा हूं लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड तो मैंने बोला वो वही रॉन्ग करवाते हैं हमारा क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखो सिंपल सा, आप तुम ये तो ढूंढ लोगे कि फॉरवर्ड अगर एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो, या फॉरवर्ड एक्सो तो बैकवर्ड एंडो। तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन जो हो उधर शिफ्ट कर देना टेम्परेचर बढ़ाने पर। अच्छा बता, टेम्परेचर बढ़ाने पर जब एंडोथर्मिक डायरेक्शन में गया तो आंसर तो पता है, कम करने पर कहां जाएगा?
एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में क्यों जाएगा ये भी समझा रहा हूं, इसको देखकर नहीं, जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। बोल कर देख लो। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने की जगह अगर बताओ मैं कूलिंग कर दूं, हीटिंग की जगह ऑन कूलिंग बोलूं, तो बता कूलिंग का मतलब टेम्परेचर कम करूंगा। तो ध्यान से देखना एक बार और, टेम्परेचर कम करूंगा तो बता हीट ऑफ द सिस्टम अब बढ़ेगी या कम होगी। और बता हीट कम होगी तो फिर डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, और ली शेडले काम आएगा। वो क्या बोलता है कि जो चीज कम हुई इक्विलिब्रियम पर वो बढ़ेगी। तो बता हीट यहां पर अब रिएक्टेंट है ना एंडो में, और रिएक्टेंट की हीट, रिएक्टेंट कम हुआ तो कहां शिफ्ट होगा, जहां रिएक्टेंट बढ़े। मतलब बता बैकवर्ड या फॉरवर्ड, और बैकवर्ड कौन सी है बता। बैकवर्ड शिफ्ट हो, या यहां पर देखो फिर से टेम्परेचर कम करूंगा तो हीट कम, मतलब प्रोडक्ट कम, प्रोडक्ट कम तो किधर जाएगा, उसकी तरफ। तो आंसर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो वो ध्यान रखेंगे ना हम, सिंपल सा कंक्लूजन लिख लेंगे। लिख लिया। तो बता टेम्परेचर का कंक्लूजन जो क्वेश्चन में हमने काम में लेना, कितना भी अच्छा कर दूं मैं, इसी से यूज करना हमारे सारे क्वेश्चन। ये तो समझाने के लिए था, बता तुम समझ गए। अब तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, या टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2, इसमें हमसे पूछा है एट इक्विलिब्रियम। अच्छा पहली चीज तो टेम्परेचर का इफेक्ट बताएं। मैंने ये बोला ही नहीं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं, लेकिन आंसर दोनों के हैं। तो कौन सा टिक करके आओगे, इंक्रीज आईयूपीएसी अजम्पशन। तो बता यहां पर अब मैंने बोला टेम्परेचर इंक्रीज किया एट इक्विलिब्रियम, तो सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। कभी भी डायरेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड मत बोलना, पहले कंक्लूजन लिखना पेपर पे, मन में मत रखना। ओके, ये आधों को क्वेश्चन रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि लगता है थियोरटिकल है तो बिना पेन चला कर ले, और फिर आधी चीजें मन में रह जाती है। और लिख के करोगे तो बताइए क्लास में याद होंगे कंक्लूजन जो हमने पढ़े सारे। तो टेम्परेचर इंक्रीज का कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। अब एंडोथर्मिक डायरेक्शन ढूंढो। अच्छा यहां पर आधे क्वेश्चंस में वो खुद बताएगा कि गिवन रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, और बचे हुए आधे में रिप्रेजेंटेशन लिखेगा, और बचे हुए आधे में कुछ नहीं लिखेगा। वो तुम्हें ढूंढना है थर्मोडायनेमिक्स से, मतलब हमने। और यहां पर सबसे जब ना लिख कर दे दो ही काम आनी है, डिसोसिएशन रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक, फॉर्मेशन रिएक्शंस जनरली एक्सोथर्मिक, लेकिन एक्सेप्शंस का ध्यान रखना। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, फॉर्मेशन है लेकिन फिर भी एंडोथर्मिक होती है, वही वाला एक एक्सेप्शन सबसे ज्यादा मिलेगा यहां पर। तो अब बता यहां पर, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है ही नहीं ना, तो लेकिन हो तो डिसोसिएशन ही रहा है ना इसका। तो बता डिसोसिएशन जनरली एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई ना। तो हमारे ली शैटलियर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन है एंडोथर्मिक, इसलिए कहां शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिख लें तो बता कहां शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा बता फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब शिफ्ट होगा तो SO3 का डिसोसिएशन ज्यादा होगा ना, और जब न्यू इक्विलिब्रियम आएगा, ध्यान से बताना, न्यू इक्विलिब्रियम पर SO2 और O2 की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ओल्ड इक्विलिब्रियम वाली मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बताइए टूटेगा तो ज्यादा बनेंगे ना, और SO3 की ये कम होगा तभी तो वो बढ़ेंगे। तो बता यहां पर क्या होगा, SO3 की कंसंट्रेशन, SO2 और O2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बट SO3 की कंसंट्रेशन कम होगी। तो मुझे एक चीज बता दे, यहां पर अभी इन द डिसोसिएशन ऑफ SO3 मोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की फेवरेबल कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर इसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो फेवरेबल कंडीशन हो गई ना।
अब इसका थोड़ा सा चेंज, लेकिन करना ऐसे कंक्लूजन लिखकर। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, लेकिन है वैसे ही करना। लिख लें, एज इट इज लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर से। क्या आंसर होगा? हेलो, वेरी गुड। क्यों? अच्छा, या सिंपल सी चीज बोलो, जो इसका क्वेश्चन का प्रोसीजर ने बोला, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूं मैं कि आगे वालों में भी पूछो तब भी प्रोसीजर जो सेम, जो भी तुम्हें कंडीशन वो खुद बता दे। अब बता, इंक्रीज डिक्रीज की जगह कई बार बोल देगा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो हाई या लो बोले तब भी इंक्रीज डिक्रीज ही है वो। तो सबसे पहले उसका कंक्लूजन लिखना ली शैटलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब बता, ली शैटलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम करने पर कहां शिफ्ट होता है? बोलो, एंडोथर्मिक डायरेक्शन या एक्सोथर्मिक डायरेक्शन? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ली शैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहां शिफ्ट हुआ? बोलो, बैकवर्ड। और बता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम करने पर बैकवर्ड, ली शैटलियर के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। तो बता, इनको कंबाइन करूं मैं अगर एक साथ देखूं तो कब होगा? बता, जब टेम्परेचर कम करने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन ही एक्सोथर्मिक होगी, तभी तो जाएगा ना। बोलो, मतलब यहां पर भी वही चीज करी, टेम्परेचर का कंक्लूजन, यहां भी वही लिखा ली शैटलियर के अकॉर्डिंग कंक्लूजन, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने कम करने पर ये बैकवर्ड जाता है, लेकिन ली शैटलियर के अकॉर्डिंग कहां जाता है? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड ही एक्सोथर्मिक होगी और बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन मैं बार बार समझा रहा था कि रिएक्शन एंडो एक्सो अगर मतलब डेल्टा एच का साइन बताऊंगा तो कभी भी बैकवर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बताओगे, वो लिखेगा नहीं, वो अंडरस्टूड है। तो बता, फॉरवर्ड एंडो हुई ना, और डेल्टा एच का साइन तो फॉरवर्ड को देख के बताओगे, तो आंसर विल बी सेकंड। वरना फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले लिखा यही एक्सो वाला, लेकिन वो आंसर नहीं हुआ, सेकंड हुआ। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का नेचर फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग बताते हैं, ना कि बैकवर्ड के अकॉर्डिंग। तो बताइए, मीनिंग क्लियर सबको? ये समझ में आया? तो बता, क्वेश्चन में जो मैं चेंज कर सकता हूं मैंने सब बता दिए, कर लेंगे यूज इनको। अब रिएक्शन एंडो की जगह एक्सो होती तो भी ऐसे ही करते, कंक्लूजन को ही यूज करना है, हमने बोला है। मतलब मीनिंग क्लियर सबको? अब लिख लें थर्ड, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। अब देख लें इसे, इसको समझने से, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, इसका मीनिंग कि हम प्रेशर चेंज करेंगे। तो मतलब प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पर होता है या ओनली ऑन गैसेस? मतलब प्रेशर तो वैसे भी हम हर जगह गैस का यूज करते हैं ना, तो बता, यहां भी सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखोगे। अच्छा, टेम्परेचर में नहीं बोला हमने, फिजिकल स्टेट देखोगे, क्योंकि बता, सॉलिड और लिक्विड और टेम्परेचर का इफेक्ट तो सबके ऊपर आता है।
इसलिए वहां नहीं बोल रहा हूं, बाकी सब जगह फैक्टर में प्रेशर गैसेज या सबके लिए होगा, गैसेज के लिए होगा। अब बता, यहां पर मान लो, ये समझना बस ध्यान से, और सिंपल सा जैसे हमने अभी तक पढ़ा वैसे बताना, मतलब प्रेशर का इफेक्ट बताना है। तो इन अ वेसल फिटेड विद पिस्टन हमने लिया, क्योंकि प्रेशर तो पिस्टन की हेल्प से बदलेंगे। तो यहां पर मैं तुमसे बोलूं अभी कोई रिएक्शन है, 2A गिव्स B, 2A गिव्स B, ये रिएक्शन है। अब हमें अज्यूम कर रहा हूं अभी ये एट इक्विलिब्रियम है रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम पर A के मोल और B के मोल मैं इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल ही अज्यूम कर रहा हूं, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। तो बता अभी इक्विलिब्रियम पर A के मोल कितने हैं, 2, B के 1 मोल, अभी ये है। अच्छा, अभी इस वेसल का कुछ वॉल्यूम होगा ना, तो वही गैसेस का भी वॉल्यूम होगा, तो अज्यूम कर रहा हूं अभी वेसल का वॉल्यूम है 10 लीटर, और 10 लीटर का मतलब क्या है कि ये ओल्ड इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम पर हर चीज कांस्टेंट इनकी, मोल 2 है ए के, बी के 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ वेसल 10 लीटर, मतलब कंसंट्रेशन कितनी अभी ए की, मोल बाय वॉल्यूम 2/10, 1/10, बोलो। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मतलब ओल्ड इक्विलिब्रियम 10 लीटर वेसल में स्टैब्लिश्ड है। अब मैं तुमसे बोलूं, हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया मतलब बता पिस्टन को प्रेस किया ना, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन, और प्रेशर अप्लाई करा तो मुझे बता दो ये पिस्टन जो है ये नीचे आएगा ना, अब पिस्टन नीचे आएगा तो बता वॉल्यूम पहले जितना रहेगा या कम होगा, तो बता मैं वॉल्यूम डिक्रीज का इफेक्ट पूछूं या इंक्रीज इन प्रेशर का इफेक्ट पूछूं, कोई डिफरेंस है क्या? जब मुझे इसका वॉल्यूम कम करना होता तो भी तो प्रेशर बढ़ाता ही सही ना, इसलिए हेडिंग में पढ़ो दोनों लिखा है, प्रेशर और वॉल्यूम। क्यों लिखा? क्योंकि दोनों को एक ही तरह से चेंज कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट वॉल्यूम का इफेक्ट पूछूं तो भी मैं प्रेशर का ही बताऊंगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से वॉल्यूम बदलेगा यहां डायरेक्ट। तो बताइए समझ में आया सबको ये? तो बता मैं प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट पूछूं अब इस इक्विलिब्रियम पर, या डिक्रीज इन वॉल्यूम का पूछूं, कोई डिफरेंस है क्या? तो इंक्रीज इन प्रेशर या डिक्रीज इन वॉल्यूम एक ही बात है। अब ध्यान सुनना, यहां पर 99% क्वेश्चंस में तुम्हारे वो प्रेशर का ही इफेक्ट पूछेगा, 99% क्वेश्चन में प्रेशर का इफेक्ट पूछेगा, तो तुम 100% क्वेश्चन प्रेशर से करोगे। वॉल्यूम का पूछ ले तो भी प्रेशर का बताओगे, क्योंकि बता 1% क्वेश्चन वॉल्यूम के पूछेगा तो उसका कंक्लूजन क्यों याद करें, मतलब वॉल्यूम का डिक्रीज पूछ ले तो इंक्रीज इन प्रेशर का बता दो ना, क्योंकि हमें याद प्रेशर के कंक्लूजन रहेंगे, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो बता प्रेशर का ही बताना है हमने, लेकिन अभी सिंपल सा, अब जो दिखे वो बताना, सिंपल सी चीज में बोल रहा हूं, मतलब प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम कम किया, तो ध्यान से बताना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब N/V, ए और बी के मतलब वही रहेंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे, बोलो। सपोज वॉल्यूम डिक्रीज होकर रह गया 5 लीटर, ये ध्यान समझना, तो बता प्रेशर बढ़ाया, तो बढ़ाने के पहले 10 लीटर वेसल में इक्विलिब्रियम था, अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम पिस्टन नीचे आया, 5 लीटर रह गया, मतलब बताओ जब नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो वो 5 लीटर वेसल में स्टैब्लिश्ड होगा ना, तभी तो डिक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट पता चलेगा या इंक्रीज इन प्रेशर का पता चलेगा, मतलब वॉल्यूम अब 5 लीटर है तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वही रहे या कम हुए या बढ़ गए, मतलब पहले 2/10 1/10 थे ना, अब क्या हो गए 2/5 1/5, और वॉल्यूम आधा हुआ तो ये डबल मतलब बढ़ गए ना, तो बता मोल नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम मोल से कम हुए या बढ़ गए, बढ़ गए, और बता बढ़ गए तो ली शैटलियर काम आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बदल गई इनकी,
एन बाई वी कंसंट्रेशन भी तो बोल सकता हूं ना। तो बता नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए तो ली शैटलियर काम आएगा। और वो क्या बोलता है कि जो भी प्रॉपर्टी की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ उसी का ऑपोजिट इफेक्ट करना है हमने। तो बता एन बाई वी बढ़ गए तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां एन बाई वी की वैल्यू बता बढ़े या कम हो। कम हो। अब कम होने के लिए मुझे बता दो क्या V वापस से चेंज हो सकता है क्या? बता वापस बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। फिर इफेक्ट कहां पता चला उसका? तो बता अभी तो हमने बोला था ना नया इक्विलिब्रियम तो 5 लीटर वेसल में ही होगा स्टैब्लिश, तभी तो पता चलेगा डिक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट। तो बता अब V तो चेंज हो नहीं सकता लेकिन N बाई वी को तो कम होना है, ली शेटले ने बोला था। तो बता कम होगा तो किसको कम होना पड़ेगा? बोलो एन को। तो बता कहां शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स या टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स? तो लिख लो। तो कहां शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स और लेस नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा मुझे एक चीज बता दो ध्यान से, ये जो तुम लिख रहे हो लेस नंबर ऑफ मोल्स एग्जैक्टली ये मोल्स है या स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं? मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन ही बता देगी इफेक्ट इसका। लेस नंबर ऑफ मोल्स की जगह लेस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की तरफ शिफ्ट होगा। तो लेस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरफ। तो बता शॉर्ट में कंक्लूजन फिर से कि प्रेशर बढ़ाने पर या वॉल्यूम कम करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स या लेस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो बता अपने आप कंक्लूजन याद रहेगा। अच्छा द प्रेशर बढ़ाने या वॉल्यूम कम करने पर जब लेस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरफ शिफ्ट हुआ तो इसका वाइस वर्सा भी होगा। बता प्रेशर कम कर दूं या वॉल्यूम बढ़ा दूं या तुम डायरेक्ट भी देख लो, रुक जाओ पहले बोर्ड पर देख ले। मतलब प्रेशर कम कर दूं मतलब पिस्टन को लिफ्ट करूं और पिस्टन को लिफ्ट करूंगा तो बता वॉल्यूम बढ़ेगा ना। अब बता वॉल्यूम बढ़ेगा तो एन बाई वी डिक्रीज तो वहां शिफ्ट होगा जहां एन बाई वी बढ़े और बढ़ने के लिए वी चेंज हो नहीं सकता तो किसको बढ़ना पड़ेगा? मोल को। इसलिए टुवर्ड्स मोर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो लिख लें। तो बता ये कंक्लूजन याद रखो जैसे टेम्परेचर के हमने याद रखे वैसे बता ये कंक्लूजन प्रेशर के याद रखोगे तो ही हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और बता हर फैक्टर का शॉर्ट कंक्लूजन मैं खुद लिखवा रहा हूं तुमसे। दैट कंसंट्रेशन का भी हमने शॉर्ट में कंक्लूजन लिखा सबसे पहले कि रिएक्टेंट बढ़ाने पर या प्रोडक्ट कम करने पर फॉरवर्ड या रिएक्टेंट कम करने पर प्रोडक्ट बढ़ाने पर बैकवर्ड या दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन कम करने पर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। वैसे प्रेशर का और प्रेशर के कंक्लूजन तो याद रखना बहुत इजी बिकॉज बता ध्यान से देखोगे दोनों कंक्लूजन में कॉमन चीज है। बता जो भी प्रेशर में चेंज देख रहे हो उसका उल्टा मोल में हो रहा है क्योंकि ऑपोजिट इफेक्ट होता है ना। तो बता प्रेशर बढ़ाया तो लेस मोल की तरफ, प्रेशर कम किया तो मोर मोल की तरफ। अपने आप याद होगा ऑपोजिट इफेक्ट कर लो।
टेम्परेचर बढ़ाने पर लेस मोल की, प्रेशर बढ़ाने पर लेस मोल की तरफ, प्रेशर कम करने पर मोर मोल की तरफ। और हर फैक्टर को यूज करने का क्राइटेरिया अलग अलग है, टेम्परेचर का हीट के अकॉर्डिंग, यहां मोल के अकॉर्डिंग। तो बताइए शॉर्ट में कंक्लूजन। अब इनको यूज हमने किस तरह से करना है, तो क्वेश्चन लिख लें फर्स्ट, वो लिख लेना। तो बता N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। हमने बोला इक्विलिब्रियम पर प्रेशर इंक्रीज किया, आंसर से मतलब नहीं है, पहले कंक्लूजन लिखे हम। जैसे टेम्परेचर का लिखा था एक्सो एंडोथर्मिक डायरेक्शन, वैसे यहां पर भी करो कि प्रेशर बढ़ाया तो बता टुवर्ड्स लेस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट शिफ्ट होगा ना। तो पहले वो कंक्लूजन लिखो तो अपने आप समझ में आएगा। अच्छा बताओ लेस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब मोल चेक करने पड़ेंगे ना। अच्छा बताओ रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने, अच्छा सॉलिड लिक्विड सबके मोल चेक करोगे ओनली गैसेस के। तो बता रिएक्टेंट्स के टोटल कितने हैं 4 मोल और प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स। तो बता बैकवर्ड या फॉरवर्ड बोलो। प्रेशर बढ़ाने पर लेस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट। अच्छा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो बता अमोनिया फॉर्मेशन कम या ज्यादा। तो बता फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज हाई प्रेशर। अच्छा अब सेकंड में बताओ क्या इफेक्ट होगा, होगा भी या नहीं होगा। करेक्ट है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ मोल इक्वल है। अच्छा पहले कंक्लूजन सोचो, बाकी चीजें इक्वल है ही नहीं, तो क्यों चेक करा, मतलब प्रेशर कम करा है आपके, बढ़ाया नहीं है। और प्रेशर कम किया तो बता कहां शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स लेस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और मोर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन तुम इसमें देखोगे तो बता एलएचएस में गैसियस मोल्स और आरएचएस में गैसियस मोल्स डिफरेंट या इक्वल। और बता दोनों साइड इक्वल है तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0, क्योंकि बता दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट या इक्वल। बता रिएक्टेंट साइड भी गैसियस मोल्स कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड भी 2 मोल्स हैं। तो बता मोल्स इक्वल तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0। और बता डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो गई तो बता जब कंसंट किसी भी साइड स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा है ही नहीं तो कहीं शिफ्ट होगा क्या इक्विलिब्रियम। तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो अब मैं इसका क्वेश्चन बोला, ये जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं ये एम्स वालों को पहले बहुत अच्छा लगता था। क्वेश्चन सुन ले, वो तुम्हें 4 रिएक्शंस लिख कर देगा। अब पूछेगा इन चारों में से कौन सी रिएक्शन पर चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट। तो क्या ढूंढना है, खाली डेल्टा एन जी 0, सिंपल से तो नोट लिख लें। नोट लिख लें, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम has no effect, has no effect
on the reactions having delta Ng equals to 0. On the reactions having delta Ng equals to 0. On the reactions having delta Ng equals to 0. तो बताइए क्लियर सबको? तो बता प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट मेनली किस पर होता है? डेल्टा एनजी पॉजिटिव और नेगेटिव पर वाले रिएक्शंस का, क्योंकि डेल्टा एनजी पॉजिटिव नेगेटिव में तो बता मोल अलग अलग होंगे ना. तो लिख ले नेक्स्ट क्वेश्चन का. और ये MnR यहां क्या है? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. हेलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा? अच्छा सिंपल सा. तुम तो जैसे अभी हमने टेम्परेचर में ऐसा क्वेश्चन किया वैसे के वैसे देखो तुम तो सिंपल सा. और ये डायरेक्ट मत कर लेना कि इधर दो दिख रहे हैं तो यही ज्यादा होंगे. तो सिंपल सा बोलो यहाँ पर. और ये MnR जो है यहाँ पर R प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट है, लिखा है ना. तो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट है R. अब यहाँ पर सुनना ध्यान से, बता क्वेश्चन मैथड भाई. प्रेशर कम करने पर कहां शिफ्ट हुआ? फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेकिन ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग या ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर कम करने पर बता कहां शिफ्ट होता है? टुवर्ड्स लेस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या मोर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. अब बता, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखकर कर रहा हूं, डायरेक्ट एक भी नहीं करा. क्यों? क्योंकि वरना तुम प्रोसीजर बदलोगे हर बार, जबकि बदलने की जरूरत ही नहीं है. चाहे वो डायरेक्शन खुद दे दे या हमसे पूछ ले तो भी एक ही तरीका. अब बता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड जाता है, ली शैटलियर्स के अकॉर्डिंग मोर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरफ जाना चाहिए. मतलब बता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा होंगे. फिर मतलब बता, जो स्मॉल आर प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट है उसी की वैल्यू m+n से ज्यादा होगी. मतलब आंसर थर्ड. तो बता, अब हमने जो प्रेशर वाला क्वेश्चन किया इस तरह का डायरेक्शन बेस्ड, और हमने टेम्परेचर में भी किया ना डेल्टा एच वाला बेस्ड, बता उनको कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं. और ये ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट एक साथ पूछे तो दोनों को अलग अलग ही बताओगे, क्योंकि बता टेम्परेचर डेल्टा एच के अकॉर्डिंग है और प्रेशर मोल के अकॉर्डिंग है. तो दोनों को अलग अलग लाकर, मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ ले फिर उसमें. तो बता मीनिंग क्लियर सबको? लिख लें. फोर्थ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. अच्छा, द कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पर? होता भी है या नहीं होता है? क्यों? क्योंकि रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड की इक्वल बढ़ाता है. टाइम कम करता, लेकिन वो इक्विलिब्रियम से मतलब नहीं उसका. वो तो टाइम टेकन टू अटेंड द इक्विलिब्रियम कम करता, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट शो नहीं कर सकता वो. तो लिख लें, अ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट. A catalyst has no effect on equilibrium. A catalyst has no effect on equilibrium because it equally increases increases the rates of both forward and backward reactions. Equally increases the rates of both forward and backward reaction.
अब नेक्स्ट लिख लें, फिफ्थ फैक्टर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसको ध्यान से समझना, मीनिंग है बहुत इजी सा, लेकिन इसका भी इफेक्ट जो होगा वो ओनली ऑन गैसेस ही होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ध्यान से देख लें बोर्ड पर। अब क्या बता, यहां पर पहली चीज तो हमने इन अ क्लोज्ड वेसल लिया, लेकिन इसमें कोई पिस्टन है क्या, नहीं है। अच्छा, रिएक्शन मान रहा हूं, 2A गिव्स B, फिर से एट इक्विलिब्रियम है, इनके मोल इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल अज्यूम कर रहा हूं अभी, तो 2 मोल 1 मोल है। तो मैं तुमसे पूछूं, बता अभी गैसेस के टोटल मोल इन द वेसल कितने हैं? बोलो। 3 मोल्स है, लिख भी लेना है साथ में। बता अभी गैसेस के मोल्स इन द वेसल कितने हैं? 3। अब मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से दाना बोल बैठ लो, कि अगर मैं तुमसे बोलूं इसमें हमने 1 मोल हीलियम गैस या नियॉन गैस या आर्गन या क्रिप्टन गैस ऐड कर दी, कोई भी एक इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो मुझे एक चीज बता दो, क्या ए और बी के मोल आफ्टर एडिशन ऑफ हीलियम गैस कम होंगे, बढ़ेंगे या सेम रहेंगे? सेम रहेंगे, बिकॉज इनर्ट गैस ए और बी से रिएक्शन नहीं करेगी। तो बता, ए और बी के मोल इंडिविजुअली सेम रहेंगे, लेकिन बता दो गैसेस के टोटल मोल इन द वेसल 3 रहे अब या टोटल 4 हो गए? मतलब बता, टोटल मोल्स लिख लो, टोटल मोल्स इन द वेसल ऑफ गैसेस डिक्रीज हुए या इंक्रीज हुए? लेकिन बता, मोल इंक्रीज हुए या टोटल मोल इंक्रीज हुए? और एक चीज ध्यान रखना, जब भी वो तुमसे बोले कि एडिशन ऑफ, ये रुक जाइए, काम की चीज सुनना, फिर मैं इसको भी लिख भी लेना। जब भी तुमसे वो बोले एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किया, तो कभी भी ये मत बोलना कि मोल इंक्रीज हुए। क्यों? क्योंकि मोल मैं मान लूंगा ए और बी के, फिर मोल अगर बोला ओनली तो हम ए और बी के मानेंगे। वो टोटल मोल बोले, क्योंकि टोटल मोल बढ़ेंगे वेसल में, लेकिन ए और बी के मोल तो इंडिविजुअली चेंज हो ही नहीं सकते, वो तो सेम रहेंगे। लेकिन मतलब गैसेस के टोटल मोल तो बढ़ गए। अब ये अपना इफेक्ट क्या शो करेंगे वो हमने पढ़ना है, तो लिख ले, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा सुन ले, पहले कल से आपको बायो का मॉड्यूल नंबर 1 लेकर आना है, डॉक्टर दिलीप अरोड़ा सर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाएंगे। अगली क्लास का भी होगा तुम्हारा, पढ़ लो ध्यान से। अब यहां पर ध्यान से देखना, इफेक्ट वापस लिख दो ना, क्या बोल रहा था, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस total number of moles, on addition of inert gas total number of moles, total number of moles of all the gases, of all the gases in the vessel, in the vessel always increases, in the vessel always increases, but always increases, but individual moles of, but individual moles of reactant and product, reactant and product remain same, remain same, remain same. नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, inert gas, inert gas, next point, can be added, inert gas can be added
under following two conditions can be added under following two conditions. अच्छा, ये लिख लिया सबने? ये लिख लो फिर पहले। ये लिख ले। और ये ध्यान रखना, अब इसके बाद जिन्होंने लिख लिया लिख लेना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब हम इनर्ट गैस, सबको ध्यान भी होगा, दो कंडीशंस में ऐड करते थे, या तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन कैसे रखते हैं उसके लिए बता, जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, बता तुमने हर जगह जब भी पढ़ा क्लोज्ड वेसल में कोई है तो बता क्लोज्ड वेसल मतलब रिजिड कंटेनर ही माना ना हमने हमेशा। तो बता रिजिड कंटेनर का वॉल्यूम कभी बदलता है क्या? तो बता ये जरूर लिखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाउंड्रीज ऑफ वेसल आर रिजिड। कैसे मेंटेन रखते हैं प्रैक्टिकली वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहां चेंज हो क्यों नहीं सकता? बता यहां पिस्टन है क्या? बता अभी इसके पहले जब हमने वॉल्यूम डायरेक्टली बदला था तो बता वहां पिस्टन था, इसलिए प्रेशर कम ज्यादा करने पर वॉल्यूम बदल जाता डायरेक्ट, लेकिन यहां तो पिस्टन है ही नहीं, ये तो बाउंड्रीज ऑफ वेसल आर रिजिड। वो और बता कितनी भी गैस मिला दूं कभी वॉल्यूम बदलेगा क्या? क्योंकि बाउंड्रीज रिजिड है ना, चेंज कैसे होएगा वॉल्यूम? और गैस का खुद का वॉल्यूम होता ही नहीं, वो तो वेसल का वॉल्यूम, और वेसल सेम रहेगी तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी सेम। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अच्छा बता टेम्परेचर के लिए ना बोले तो वो तो हमेशा कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, कुछ भी ना समझ में आया तो बता वॉल्यूम वेरिएबल या कांस्टेंट? अच्छा आर कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, लेकिन बता टोटल मोल इन द वेसल कम होंगे बढ़ेंगे? तो बता मैं इफेक्ट देखना किसका, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में हमेशा टोटल मोल इन द वेसल बढ़ने का इफेक्ट। अब यहां पर बता टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन बता प्रेशर के लिए कुछ नहीं बोल रहे, तो वही बदलेगा बोल। तो बता P प्रोपोर्शनल टू N, और मुझे बता दो टोटल मोल बढ़ेंगे, ध्यान से बताना, सिंपल सा जो सामने दिख रहा है अभी तुमने जो बताया वैसे के वैसे, टोटल मोल बढ़ेंगे तो बता टोटल प्रेशर बढ़ेगा ना वेसल में? टोटल प्रेशर बढ़ेगा वेसल में, तो मुझे बता दो मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी बढ़ेंगे, कम होंगे या कांस्टेंट? वो तो 2 और 1 ही रहेंगे, रिएक्शन तो कर ही नहीं रही बोन से, तो बता ए और बी के मोल कांस्टेंट। अच्छा बता वॉल्यूम वेरिएबल या वो भी कांस्टेंट? वो की बता रिजिड बाउंड्रीज है ना, प्रेशर वॉल्यूम को बदल ही नहीं सकता आपके, ये भी समझना, वरना कुछ को लगता है पहले तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो गया तो यहां क्यों नहीं हुआ, इसलिए वो लिखा है सबसे पहले। और बार बार बोलो पिस्टन नहीं है, वो बाउंड्रीज ऑफ वेसल आर रिजिड। जैसे मान लो इस ये बता भी रिजिड बाउंड्रीज है ना रूम की, सब हमने क्लोज कर दिया, बता कितने भी मैं स्टूडेंट्स हॉल ले आऊं वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, जगह तो उतनी रहेगी, तो बता वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, तो बाउंड्रीज ऑफ वेसल आर रिजिड, तो बता वॉल्यूम भी कांस्टेंट। अब मुझे बता दो जब मोल नहीं बदल रहे ए और बी के, वॉल्यूम नहीं बदल रहा, तो बता दो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब N बाई वी, बता बढ़ेगा, कम होगा या ये भी कांस्टेंट? बता ए के मोल नहीं बदल रहे, वॉल्यूम नहीं बदल रहा, तो ए और बी के मोल बाई वॉल्यूम बदलेंगे क्या? मतलब कंसंट्रेशन बदलेगी क्या? इक्विलिब्रियम नहीं बदलेगी। और बता जब इक्विलिब्रियम पर कुछ बदल ही नहीं रहा तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा? अरे बोलो कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो नो इफेक्ट, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे रिएक्शन डेल्टा एन जी जीरो हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अब सुन ले ध्यान से, कुछ स्टूडेंट्स जो खतरनाक सोचते हैं वो कहां जाकर इसमें सोचेंगे वो बता रहा हूं, बोर्ड पर देख लो पहले, फिर लिख लेना एक साथ पूरा। इसी का दूसरा एक्सप्लेनेशन,
जो ली शैटले ने नहीं बताया था, लेकिन हमने बताया बाद में। तो ध्यान सुनना, हो गया तुम्हारा फिर, अब समझ लो ध्यान से काम की चीज। दैट यहां पर अब वो क्या जाके सोचेंगे कि हमने तो पढ़ा है टोटल मोल बढ़ा, टोटल प्रेशर बढ़ा, फिर वो सोचेंगे कि हमने तो पढ़ा है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर होता है, और जब टोटल प्रेशर बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी तो बढ़ेगा, और पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से प्रेशर इक्वल्स टू सीआरटी लिख सकता हूं, एन बाई वी। तो फिर जब टोटल प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये तुमने सोचा। अब ध्यान सुना, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल प्रेशर बढ़ेगा वो करेक्ट है, लेकिन टोटल प्रेशर बढ़ने की वजह से, अच्छा टोटल प्रेशर मुझे बता दो बढ़ा किसकी वजह से, बोलो। और मैंने बोला था मोल मत बोलना, टोटल मोल बढ़ने की वजह से। टोटल मोल बढ़ने की वजह से टोटल प्रेशर बढ़ा था, ये करेक्ट है। टोटल प्रेशर बढ़ने की वजह से, टोटल मोल बढ़ने की वजह से टोटल प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जितना टोटल प्रेशर बढ़ेगा उतना मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। चेक करो, मतलब पहले जब हमने इनर्ट गैस ऐड नहीं करी तो बता मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, 2/3, 1/3, लेकिन ऐड करने के बाद 2/4, 1/4, मोल फ्रैक्शन कम हो गया ना साथ में। और जितना मोल टोटल प्रेशर बढ़ाएगा उतना मोल फ्रैक्शन कम भी करेगा, क्योंकि बता दोनों एक की वजह से तो हो रहे चेंज। टोटल मोल जितना, मान लो अगर टोटल मोल बढ़ने की वजह से टोटल प्रेशर डबल हुआ तो मोल फ्रैक्शन आधा हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन फिर वही आ जाएगा। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस तो चेंज हुआ ही नहीं, और हुआ नहीं तो कंसंट्रेशन कैसे बदलेगी? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम तो फिर डिस्टर्ब नहीं हुआ। लिख ले, दोनों रीजन लिख लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस भी कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ गैस कांस्टेंट मतलब बता यही तो है, एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स पर इन वॉल्यूम, और ये चेंज नहीं हुआ तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अब एक चीज सुनना यहाँ पर ये जो हमने सारा बताया, ली शैटलेर ने जो भी सारी चीजें बताई थी, ली शैटलेर प्रिंसिपल ध्यान रखोगे प्योरली थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है। मैंने अभी बोला था कि ये ली शैटलेर ने नहीं बताया, क्योंकि ली शैटलियर की सबसे अच्छी चीज उसने कुछ भी एक्सपेरिमेंटली नहीं समझाया, सब थ्योरेटिकली बता के गया, लेकिन जो थ्योरेटिकली बता के गया सब सही है, तभी तो हम आज तक पढ़ रहे हैं उसको। अब वो बाद में हमने सोचा कि थ्योरेटिकली जो बता के गया वो सब सही कैसे था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, डाल्टन्स लॉ, सब हमने सोचे बाद में उसको समझाने के लिए, लेकिन मतलब वो थ्योरेटिकली जो बता के गया सब सही है ना, और क्वेश्चन जल्दी करवाता है ना वो, इसलिए हम आज तक यूज करते हैं। तो बता मीनिंग क्लियर सबको ये। अब ये तो हमने बोला, अब थोड़ा वाह वाह मत करो, पढ़ लो तो ध्यान से ये यहाँ पर, और ये आदत पड़ रही कुछ के नाम भी पूछ लो तो भी वाह वाह। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और तुम तो बोले ही मत, पढ़ लो ध्यान से, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब एक चीज सुना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, शॉर्ट में कंक्लूजन की, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करे तो बता इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट होता है क्या? क्यों नहीं होता? वो रीजन क्लियर है, क्योंकि ली शैटलियर का फर्स्ट है रीजन, ये तो हमने मैथमेटिकली समझाया बाद में। तो बता ये चीज क्लियर सबको। अब लेकिन ये तो हमने बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करे इनर्ट गैस को,
लेकिन सेकंड लिख लें इसकी जगह कांस्टेंट प्रेशर पर, और जैसे इसको सोचा वैसे वहां सोचना बस। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस, अब के कुछ भी चेंज कर दो, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। ओके, कांस्टेंट प्रेशर है, और उसको प्रैक्टिकली मेंटेन रखने के लिए हम क्या रखते हैं, बाउंड्रीज ऑफ वेसल आर क्लोज्ड होते हुए भी नॉन रिजिड है, मतलब फ्लेक्सिबल या स्ट्रेचेबल बाउंड्रीज है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है यहां पर क्लोज्ड वेसल होते हुए भी, वो नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल। एग्जांपल बताऊंगा अभी, लिख लो पहले। तो बाउंड्रीज ऑफ वेसल आर नॉन रिजिड, ये जरूर ध्यान रखना जब भी ये रिवाइज करो कंडीशन, ये बाउंड्रीज ऑफ वेसल आर नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल, तब ये सिंपल चीज है बस। अब बोर्ड पर देख ले। अच्छा बता, आपके प्रेशर बदलेगा या कांस्टेंट? अब बता, पी कांस्टेंट, आर और टी तो फिर से कांस्टेंट, लेकिन बता आपके वॉल्यूम के लिए कुछ बोला क्या? नहीं बोला। तो फिर टोटल मोल किसको बढ़ाएंगे? V प्रोपोर्शनल टू N की वजह से टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल, बोर्ड पर एक लो भी लिख लेना, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल बढ़ेगा। इनर्ट गैस ऐड करने पर क्लोज्ड वेसल होते हुए भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? एग्जाम्पल पहले सिंपल सा, मैं ये वेसल की जो बाउंड्रीज है वो है बलून लाइक वेसल, मतलब बलून में बता तुम एयर फिल करते हो या हीलियम गैस भी करते हो, इनर्ट गैस उसमें, तो बताओ उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना, जितना एयर फिल करते जाते हो उतना वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो बता वॉल्यूम बढ़ता है मतलब क्लोज्ड वेसल का भी वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना, पहले तो वो समझना। दूसरी चीज, फिर कुछ को लगता है कि अभी हमने पहले पढ़ा कि पहले तो टोटल मोल बढ़ने पर टोटल प्रेशर बढ़ गया था, तो अभी भी तो बढ़ना चाहिए। करेक्ट है, बढ़ना चाहिए था। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो प्रेशर ही बढ़ता, लेकिन मतलब प्रेशर की जगह पहले वॉल्यूम बढ़ गया, तो बता प्रेशर तो वॉल्यूम का इनवर्स, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर वहीं रह गया मेंटेन। प्रेशर चेंज क्यों नहीं हुआ यहां पर? ये वॉल्यूम ऑफ बाउंड्रीज रिजिड नॉन रिजिड होने की वजह से ही नहीं बदला प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम उसके पहले बढ़ गया। और बता वो एक्सपैंड हो गई वेसल की बाउंड्रीज, तो प्रेशर चेंज हो ही नहीं पाया, बता डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना सब जगह, तो कांस्टेंट प्रेशर वैसे का वैसे रहेगा मेंटेन। तो बता यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन सिंपल सी चीज बोलो, हमें ध्यान रखना है कि प्रेशर कांस्टेंट है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे अभी पहले करा वैसे के वैसे, मतलब अब के भी ए और बी के मोल बढ़ेंगे, कम होंगे, या अभी भी सेम? क्योंकि रिएक्शन तो करेगी नहीं इनर्ट गैस होने से, तो ए और बी के मोल तो अभी भी नहीं बदलेंगे। अच्छा बता, वी कांस्टेंट या बढ़ गया? अब के कांस्टेंट नहीं है, बढ़ गया, और V बढ़ गया, तो मुझे बता दो दोनों A और B के मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे या कम होंगे? मतलब एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चेंज हो गई ना उनकी, और कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अरे बोलो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना? क्यों हो रहा है समझ में? पहले नहीं हो रहा था क्योंकि पहले एन बाई वी नहीं बदले, पहले मोल भी कांस्टेंट थे, वी भी कांस्टेंट था, लेकिन अब के तो वी बढ़ गया टोटल मोल बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम ऑफ वेसल, और वॉल्यूम ऑफ वेसल बढ़ गया तो बता 2/V 1/V भी तो चेंज होगा ना, तो कंसंट्रेशन मोल पॉइंट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, तो बता इक्विली शेडलियर काम आएगा। और वो क्या बोलता है, जो प्रॉपर्टी की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब वही बढ़नी चाहिए वापस। एन बाई वी कम हुआ तो कहां शिफ्ट होगा बताओ, जहां एन बाई वी कम हो या बढ़े? बोलो, एन बाई वी बढ़ने के लिए बताओ क्या वापस वॉल्यूम कम हो सकता है क्या? बढ़ वो कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा फिर, तो वो होगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर है, तो बता वी तो चेंज हो नहीं सकता, तो किसको बढ़ना पड़ेगा बताओ? मोल्स। तो बता टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम शिफ्ट मोल शिफ्ट होगा या टुवर्ड्स मोर मोल शिफ्ट होगा? तो लिख लो। तो बता यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन बता यहां भी जो तुम ये मोर नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हो, ये एक्चुअल में मोल्स हैं या यहां भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं?
तो बता टुवर्ड्स मोर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका भी शॉर्ट में, ये तो हमने समझा के बता दिया दोनों को, लेकिन मतलब शॉर्ट में कंक्लूजन ये कंक्लूजन भी लिख लें बोर्ड पर से। तो द शॉर्ट में कंक्लूजन कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम ऐड करते हैं तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, या कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते हैं तो बता हमेशा किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स मोर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, टुवर्ड्स मोर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो मुझे एक चीज बता दें, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का इफेक्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर का इफेक्ट मतलब डेल्टा एनजी जीरो वाली रिएक्शंस पर होगा क्या? क्योंकि बता वहां तो दोनों तरफ मोल इक्वल है, तो बता वहां कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। मतलब डेल्टा एनजी जीरो वाली रिएक्शंस पर तो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करो इनर्ट गैस या कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करो, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता डेल्टा एनजी जीरो वाली पर। तो द मीनिंग क्लियर सबको ये? अब शॉर्ट में, लेकिन अब इसमें एक छोटी सी वो प्रॉब्लम करता है कि हमें, अभी मैंने बोला कि अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ शॉर्ट में समरी, कि जब भी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस बोले तो सबसे पहले चेक करोगे कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहा है या कांस्टेंट प्रेशर पर। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो तुम्हें बोलेगा ही नहीं कि कौन सी कंडीशन में ऐड करा, और बहुत अच्छा है ना बोले, तो हम हमेशा मान लेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि बता पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में तुमने कहीं भी क्लोज्ड वेसल बोला तो हमेशा रिजिड कंटेनर या वॉल्यूम कांस्टेंट ही माना ना। ये तो एक स्पेशल कंडीशन हो गई ना कि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए, तो नोट लिख ले, या जिसने नहीं लिखा उसके लिए इसके लिए जगह छोड़ दो, पहले लिख लो, मुझे जान दो। देखो नोट, इफ कंडीशन ऑफ, if condition of addition of, if condition of addition of inert gas, if condition of addition of inert gas is not specifically mentioned, is not specifically mentioned in the question, not specifically mentioned in the question, then we assume at constant volume, then we assume at constant volume। अच्छा, लास्ट क्लास में तुम्हें होमवर्क दे दिया था ना 53 तक, तो बता एक्सरसाइज 1 में 63 तक कर लेना, और एक्सरसाइज 2 में भी दिया था 1 से 10, अब वो पूरी कर लेना, एक्सरसाइज 3 भी पूरी कर लेना। बस फिजिकल इक्विलिब्रियम और रिएक्शन कोएफिशिएंट वाले और अल्फा वेपर डेंसिटी वाले वो छोटे छोटे टॉपिक बचे, उनको छोड़कर सब कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम इनके डाउट डिस्कस करेंगे, और ये बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये मत बोलना कि नहीं बोला था आपने, बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस बता दिया था ना?
हीट ऑफ एटमाइजेशन से आएगा सारा, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।